कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार लांघती है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेजन, बी कॉन्गो, सी नील, डी ओरिनोको। आपका जवाब होगा बी कॉन्गो। कांगो नदी, जो जायरे नदी भी कहलाती है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। 4,700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। लंबाई में यह दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है और पूर्व अफ्रीकी रिफ्ट की पहाड़ियों पठारों में अपने स्रोत से लेकर अटलांटिक महासागर में विलय तक 4,700 किलोमीटर का फासला तय करती है। अपने मार्ग में कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा पार करती है। इस विशाल नदी का जलसंभर क्षेत्र भी विशाल है और इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किमी आते हैं, जो कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का 13% क्षेत्रफल है। कांगो नदी पर मुख्य रूप से 2 जलप्रपात हैं, स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी मध्य एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। आपका जवाब होगा सी मध्य एशिया से। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सिंधु घाटी काल में, बी द्रविड़ काल में, सी वैदिक काल में, डी आर्य काल में। आपका जवाब होगा सी वैदिक काल में। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईपू तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईपू में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक युग 1500 से 500 ईसा पूर्व शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्यगंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी कौटिल्य, सी पाणिनि, डी कालिदास। आपका जवाब होगा बी कौटिल्य। चाणक्य अनुमानतः 376 ईपू 283 ईपू चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात है। पिता श्री चणक निषाद के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जनकल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त जन्म से निषाद कर्मों से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। जन्म उपरांत इनके माताजी का निधन हो गया था। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञानयोग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वत्ता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बू द्वीप को आलोकित करेंगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है।
अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है, लेकिन दोनों में से कौन सी सच है, इसका अभी कोई सार नहीं निकला है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1984, सी 1992, डी 1994। आपका जवाब होगा बी 1984। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइलाइसोसाइनेट माइक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2,259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए।